फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2020 के लिए मैथ्स के एक्सपेक्टेड सेट 23 की, जिसमें हम करेंगे 20 क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस एसएससी में पूछे गए हैं और उसी लेवल के हैं जिस लेवल का आपका एग्जाम होने वाला है या उससे एक लेवल ऊपर के हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि आपका एग्जाम इससे टफ हो सकता है, क्योंकि किसी भी हालात में आपका एग्जाम इससे टफ नहीं हो सकता। ये जो सेट आपको 25 सेट्स आपको मिलेंगे उसमें आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाना है। आपका कॉन्सेप्ट भी बूस्ट हो जाएगा, आपकी स्पीड भी बूस्ट हो जाएगी, आपका बेसिक्स भी, मतलब आपके जो बेसिक्स हैं वो भी बूस्ट हो जाएंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 2500 सेट एक बार एग्जाम से पहले करके जाना है बस। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूलाज भी मैं बता देता हूँ, ट्रिक्स भी बता देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि वीडियो हम शुरू करें, अगर वीडियो पसंद आएगी आपको तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को अगर नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती तो नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया ईच मेंबर ऑफ अ क्लब कंट्रीब्यूट्स एज मच रुपीज एंड एज मच पैसे एज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द क्लब। इफ द टोटल कंट्रीब्यूशन इज RS 25 देन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द क्लब इज। कहा गया प्रत्येक सदस्य किसी क्लब का उतने रुपए देता है, उतने रुपए और उतने ही पैसे देता है जितने संख्या है किसकी, मेंबर्स की। यानी एक क्लब है जिसमें कुछ मेंबर्स हैं और हर मेंबर उतने ही रुपए देता है जितने उस क्लब में मेंबर्स की संख्या। यानी कि अगर हम माने कि n मेंबर्स हैं तो प्रत्येक व्यक्ति n रुपए n पैसे देता है, समझ रहे हो। यानी कि n रुपए n पैसे एक मेंबर देता है। अब अगर मैं बात करूं कि n रुपए n पैसे एक मेंबर देता है, यानी कि n रुपए यानी कि 100 n पैसे और n पैसे और यानी कि 100 n प्लस n यानी कि 101 n पैसे एक मेंबर देता है। और आपको पता है n मेंबर है, अगर n मेंबर है और एक मेंबर 101 n रुपए देता है तो आप कहेंगे टोटल रुपीज़ कितने हो जाएंगे, यानी टोटल पैसे हो जाएंगे आपके पास मेंबर्स की संख्या इंटू प्रत्येक मेंबर द्वारा दिए गए पैसे की संख्या, यानी हो गया 101 n स्क्वायर। ये टोटल क्या हो गया, 101 n स्क्वायर क्या हो गया, टोटल जो पैसे जमा हुई। और आपको दिया गया है कि टोटल पैसे कितने जमा हुए, 2525 रुपये। यानी 2525 रुपये को अगर हम पैसे में लिखेंगे तो 2 जीरो लगा देंगे। अब आप 101 से काटिएगा तो ये आपका आ जाएगा, 101 से काटेंगे तो हो जाएगा 25, यानी कि n स्क्वायर बराबर 2500, तो n बराबर कितना आ जाएगा 50। यानी कि कितने मेंबर्स थे, 50। अच्छा, आपको मैंने यहाँ पे एक चीज़ हिंदी में कन्वर्ट करते समय नहीं बताई कि प्रत्येक मेंबर उतने रुपए उतने ही पैसे देता है जितने की मेंबर्स की संख्या। यानी कि n मेंबर्स हैं तो एक मेंबर n रुपए n पैसे देता है, ना कि केवल n रुपए। समझ आ गया। कहा गया ये नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय द सम ऑफ 555 एंड 445 गिव्स 2 टाइम्स देयर डिफरेंस एज क्वोशेंट एंड 30 एज रिमाइंडर द नंबर इज। कहा गया कि अगर एक संख्या को 555 और 445 के योग से, यानी कि 555 और 445 का योग यानी 1000 से भाग दिया जाता है, तो इनका जो डिफरेंस आता है यानी रिमाइंडर आता, सॉरी इनका जो क्वोशेंट आता है यानी भागफल आता है वो कितना है, भागफल जो है इनके अंतर का कितना गुना है। यहाँ पे देखिए गिव्स 2 टाइम्स देयर डिफरेंस एज क्वोशेंट, यानी कि 555 और 445 का डिफरेंस कितना हो गया, 110, और इसका 2 गुना, यानी कि क्वोशेंट कितना देता है, 220। और आपको रिमाइंडर दिया गया है 30, यानी 1000 से किसी संख्या को भाग देने पे 220 तो भागफल आता है और 30 शेषफल आता है, तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी, यानी योर नंबर विल बी n इज इक्वल टू संख्या जिससे भाग दिया गया 1000 गुणे क्वोशेंट यानी कि 220 और धन शेषफल। यानी कि आपको पता होगा कि संख्या बराबर होती है या भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी कि इतना गुणे इतना धन 30। यानी कि आपका हो गया 22 के बाद 4 जीरो और धन 30, यानी कि 22 के बाद 2 जीरो के बाद 30 आपका आंसर हो जाएगा। यानी संख्या कितनी हो गई, 22 डुअल 0 30। कहा गया द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 3 to 3 इफ द सम ऑफ 2 स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज ट्वाइस द थर्ड देयर प्रोडक्ट इज। कहा गया कि 3 संख्याओं का 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनके स्क्वायर्स का सम 323 है। यानी अगर हम माने पहला a है, दूसरा b है और तीसरा c है, तो आपको दिया गया a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर का सम कितना दिया गया, 323। ठीक है, और आपको दिया गया इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज ट्वाइस द थर्ड, यानी कि आपको दिया गया कि इन दोनों का जो सम है वो इसका कितना गुना है। अरे आपसे कहा गया इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज ट्वाइस द थर्ड, यानी कि आपको दिया गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर कितना है, तीसरी संख्या का 2 गुना।
यानी कि आपको दिया गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के वर्गों का योग तीसरी संख्या का 2 गुना है। तो आपसे पूछा गया कि उनका प्रोडक्ट क्या होगा। यानी आपको दिया गया सी स्क्वायर प्लस 2c बराबर 323। अब आपको कुछ ऐसा रखना है, देखिएगा अगर मैं बात करूँ सी की कोई ऐसी वैल्यू रखो जिसका स्क्वायर 323 के आसपास हो, तो आप कहेंगे सी की वैल्यू कितना रख सकते हैं। आप कहेंगे सी की वैल्यू अगर हम 16 यहाँ पे रखें या हम 17 रखें, अगर सी बराबर 17 रखिए, सी बराबर 17 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 289, और इसमें 34 जोड़ेंगे, यानी 289 में 34 जोड़ेंगे तो आपका आंसर 323 हो जाएगा। यानी सी बराबर हमारा हो गया 17। अब सी बराबर 17 हो गया। अब आपसे कहा गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है 2 गुणे 17, यानी आपका हो गया ए स्क्वायर, या आप ऐसे करें, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपका कितना दिया गया 323 में से 2c घटा लो, या 323 में से कितना घटा लो सी स्क्वायर, यानी 323 में से 289 घटा लो, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया 34 हो गया। अरे सी स्क्वायर की हमने वैल्यू रख दी बस, यानी कि हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 34 हो गई। और आपको दिया गया ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी ए और बी के अगर वर्गों का योग 34 है तो ए बराबर 5 ले लो और बी बराबर 3, किसी एक को 5 किसी एक को 3 ले लो, तो 25 9 34 हो जाएगा। यानी आपके पास आ गया ए बराबर 5, बी बराबर 3 और सी बराबर 17। अब इसी का आपसे पूछा गया प्रोडक्ट, यानी आप कहेंगे प्रोडक्ट हो जाएगा ए बी सी, यानी 17 5 85 3 255 आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी गुणनफल कितना हो गया 255। समझ आ गया। कहा गया ये बुक सेलर अलाउड 10% डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस, ही गेट्स 30% कमीशन फ्रॉम पब्लिशर, हिज प्रॉफिट इन परसेंटेज विल बी। कहा गया कि एक बुक सेलर है वो 10% डिस्काउंट देता है प्रिंटेड प्राइस पे, यानी प्रिंटेड प्राइस अगर आपकी 100 रुपये हो तो बेचता कितने में, यानी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, इस पर 10% डिस्काउंट यानी 90 की। लेकिन आपको दिया गया कि जो दुकानदार है उसको ऑलरेडी 30% का पब्लिशर से क्या मिल चुका है कमीशन, यानी उसको 100 में वस्तु ना मिलके 100 से 30% कम यानी 70 में मिली, यानी आपकी कॉस्ट प्राइस आ गई 70, आपकी सेलिंग प्राइस है 90, तो आपका प्रॉफिट कितने का हो जाएगा 20 रुपये का। अगर प्रॉफिट 20 रुपये का हो गया तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट बटे CP गुणे 100, यानी कि 2/7 गुणे 100, यानी कि 2/7 गुणे 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा आप कहेंगे 200/7, 200/7 7 दूनी 14, 7 8 56, 4/7, यानी 28 सही 4/7%। या आप कहें 2/7, 1/7 कितना होता है 14 सही 2/7%, यानी भिन्न में अगर 1/7 की बात करें तो वो होता है 14 सही 2/7%। तो इसी प्रकार 2/7 हो जाएगा 14 का दुगुना 28, 2/7 का दुगुना 4/7%। कहा गया ये शॉपकीपर इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 40% एंड देन सेल्स इट एट 25% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ सच एन ऑब्जेक्ट बी RS2100, इट्स कॉस्ट प्राइस फॉर द शॉपकीपर वाज। कहा गया कि एक शॉपकीपर कोई वस्तु खरीदता है, यानी मान लो 100 रुपये में खरीदता है, तो उससे 40% ज़्यादा लिख के रखता है, यानी मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी 40% ज़्यादा, यानी 140। अब कहा गया इस पे 25% का डिस्काउंट देता है, यानी कि अगर 25% का डिस्काउंट देगा तो कितने पे बेचेगा 75% पे, यानी इसके 3/4 पे, यानी कि कितने पे बेचेगा 105 रुपये में बेचेगा, 105 रुपये में बेच रहा है। अब आपसे कहा गया कि इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ सच एन ऑब्जेक्ट इज 2100, यानी सेलिंग प्राइस 105 ना हो कि आपको दी गई 2100, यानी आपने जिसको 105 निकाला है वो 105 ना हो कि 2100 है, यानी हमारी सेलिंग प्राइस 105 जो आई थी वो 2100 के बराबर है वास्तव में, यानी 1 बराबर हो जाएगा 20। अब अगर 1 बराबर 20 हो गया तो आपसे पूछा गया कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो अगर 1 बराबर 20 कॉस्ट प्राइस 100 थी, यानी कॉस्ट प्राइस हो गई 2000। समझ आ गया। हमने क्या किया, हमने कहा सर कॉस्ट प्राइस अगर 100 हो तो उससे 40% ज़्यादा मार्केट प्राइस होती है, यानी मार्केट प्राइस 140। अब कहा गया दुकानदार ने इस पर 25% डिस्काउंट के साथ बेचा, यानी उसने 105 का बेचा, यानी 105 जो हमारा आ रहा है वो वास्तव में 2100 है, यानी 1 जो हमारा आ रहा है वो वास्तव में 20 है। तो उसी प्रकार कॉस्ट प्राइस हमने 100 माना था तो 100 ना होकर 100 गुणे 20 हो जाएगा। कहा गया इफ द थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:2:5 बी सच दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स इज इक्वल टू 1862, देन विच नंबर इज मिडिल वन। यानी कि आपको दिया गया 3 संख्या 3:2:5 के अनुपात में है, यानी अगर पहली संख्या 3 माने, दूसरी संख्या 3x माने पहली, दूसरी 2x, तीसरी 5x, तो इनके स्क्वायर्स का सम निकालो, 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर और प्लस 25x स्क्वायर, यानी 25x स्क्वायर, और ये बराबर आपको दिया गया 1862, यानी 9 4 13 25 38x स्क्वायर बराबर आपको दिया गया 186 2। अब 19 दूना 38, 19 से काटोगे 19 9 171 और कितना बच रहा है 152, 19 8 152, 2 से काटोगे 49 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर बराबर 49, तो x बराबर हो गया 7। अब अगर x बराबर 7 हो गया तो मिडिल वन पूछा गया, यानी 2x आपसे पूछा गया, तो अगर x बराबर 7 तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे 7 यानी कि 14, यानी मिडिल वन संख्या कितनी हो गई 14 हो गई।
कहा गया द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 3:2. If 20% of the boys and 25% of the girls are scholarship holders, the percentage of school students who are not scholarship holders is. कहा गया कि एक स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स का जो अनुपात है वो 3:2 है. यानी अगर हम माने 30 बॉयज़ हैं तो 20 गर्ल्स हैं, यानी टोटल स्टूडेंट्स 50. अब कहा कि 20% बॉयज़ यानी 30 का 20% यानी कि 6 बॉयज़, और कहा कि 25% ऑफ गर्ल्स, 25% गर्ल्स का हो गई 5. कहा कि ये स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं, यानी कि स्कॉलरशिप होल्डर्स कितने हैं 11. स्कॉलरशिप होल्डर्स कितने हैं 6, 5, 11. यानी 50 में से 11 स्कॉलरशिप पाते हैं तो कितने नहीं पाते, 50 में से 11 घटा दो यानी 39 नहीं पाते. अब आपसे पूछा गया कि कितने प्रतिशत स्कॉलरशिप होल्डर्स नहीं है, यानी 50 में से 39 स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है, यानी कितने स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है 78%. यानी 50 का 39 कितना परसेंट है 78%. कहा गया ए एंड बी हैव देयर एनुअल एवरेज इनकम आर एस 80,000, बी एंड सी हैव देयर एनुअल एवरेज इनकम इतना, एंड सी एंड ए हैव देयर एनुअल एवरेज इनकम ऑफ इतना. द एनुअल इनकम ऑफ ए इज. आपको दिया गया ए और बी की एनुअल एवरेज इनकम दी गई इतनी. अगर एवरेज इनकम 80,000 है तो कुल इनकम कितनी हो जाएगी 1,60,000. 1,60,000. कहा गया बी और सी की एवरेज इनकम कितनी है 75,000, यानी कि इन दोनों का मिला के 1.5 लाख हो जाएगा. और आपसे कहा गया कि सी और ए की एवरेज इनकम 78,000 है, यानी इन दोनों के मिला के 1,56,000 हो जाएगा. अब आप क्या काम करिए, तीनों को जोड़ दीजिए. तीनों को जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स आप ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा, और जो किया जाएगा कितना आ जाएगा 16, 15, 31 और 15, 31, 15, 46,600, यानी 46,600. अब 2 टाइम्स आप इतना बराबर 46,600, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 23,300. अब आपसे कहा गया कि एनुअल इनकम ऑफ ए इज, यानी ए की इनकम निकालनी है आपको. अगर ए की इनकम निकालनी है सबके बाद एक एक जीरो लगा दीजिएगा, ठीक है. अब अगर ए की इनकम निकालनी है तो बी प्लस सी की वैल्यू रख दीजिए. बी प्लस सी की वैल्यू है 1,50,000, तो 1,50,000 इसमें से घटाएंगे तो ए बराबर आ जाएगा 2,33,000 में से 1,50,000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 83,000. यानी ए की एनुअल इनकम कितनी हो गई 83,000. कहा गया ये शॉपकीपर परचेज्ड 510 eggs एट द रेट ऑफ 20 per dozen. 30 eggs were broken on the way. In order to make a gain of 20%, he must sell the remaining eggs at the rate of. कहा गया 510 अंडे खरीदे किस भाव से 20 रुपये प्रति डजन के हिसाब से, यानी 20 रुपये में 12 के हिसाब से, ठीक है. 20 रुपये में 12 के हिसाब से, समझ रहे हो, यानी 20 रुपये प्रति डजन उसने खरीदे हैं, ठीक है. अब आपसे कहा गया कि 30 एग ब्रोकन, मतलब 30 एग टूट गए. 30 एग अगर वो टूट गए आपके, तो आपके पास बचा कितना 510 थे, 30 टूट गए यानी 480 बचे, 480 सेब बचे. और आपसे कहा गया उसको 20% प्रॉफिट कमाना है. एक चीज़ बताइए 510 कितने दर्जन अंडे हो जाएंगे. आप कहेंगे 510 में 12 से भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 42.5. 12 से भाग कर लीजिए, 12 चौकों 48, 12 9 24.5, यानी 42.5 दर्जन उसने अंडे खरीदे थे 20 रुपये दर्जन के हिसाब से. तो कुल कितने रुपए हो जाएंगे 850 रुपये हो जाएंगे आपके. 850 रुपये के उसने अंडे खरीदे हैं, ठीक है. और आपसे कहा गया कि 20% का उसे लाभ चाहिए, यानी 20% का लाभ, यानी कि इस पे कितने का लाभ चाहिए 170 रुपये का. 20% 1/5 हिस्सा होता है, तो 850 का 1/5 यानी 170 रुपये लाभ चाहिए. यानी वो बेचेगा कितने का 1020 का. और आपसे कहा गया कि आपके पास बचे हैं 480 अंडे, यानी कितने बचे हैं 40 दर्जन अंडे बचे हैं. 40 दर्जन को उसे बेचना है 1020 रुपये में, तो कितने रुपए प्रति डजन बेचने चाहिए. अगर वो 40 दर्जन को 1020 में बेचेगा तभी उसका कितने परसेंट का फायदा होगा 20% का. तो आप कहेंगे 40 डजन को अगर 1020 में बेचना है तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए 1020/40, यानी कि 102/4, यानी क्या हो जाएगा 25.5 रुपये पर डजन. 25 रुपये 50 पैसे प्रति डजन अगर बेचेगा तो उसका कितने का फायदा होगा 20%. कहा गया ए स्कोर्ड 72% इन अ पेपर विद द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 900 एंड 80% इन अनदर पेपर विद द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 700. इफ द रिजल्ट इज बेस्ड ऑन द कंबाइंड परसेंटेज ऑफ द 2 पेपर्स, द कंबाइंड परसेंटेज इज. कहा गया ए जो है 72% पाता है एक एग्जाम में जिसमें टोटल मार्क्स है 900, मान लो पहला पेपर था. दूसरे पेपर में वो पाता है 80% मार्क्स जिसमें मैक्सिमम मार्क्स थे 700. तो आपसे कहा गया ओवरऑल परसेंटेज निकालो. आपका टोटल पूर्णांक कितने का बनेगा 1600 का. मान लो 2 ही पेपर थे,
आपके पहले जैसे स्टेट पीसीएस में होता था 2 ऑप्शनल होते थे। मान लो पहले ऑप्शनल में उसके 900 में से 72% मिले, दूसरे ऑप्शनल में से 700 में से 80% मिले, तो टोटल पूर्णांक हुआ 1600 का। उसको मिले कितने? 900 का 72%, यानी कि 648। एक बार चेक कर लीजिएगा, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 164, और 700 का 80% 560, यानी उसका प्राप्तांक कितना है? 8, 4, 6, 10, 6, 5, 11, 1, 12, यानी 1600 में से 1208 मार्क्स मिले। यानी परसेंटेज में कितने हो जाएंगे? 1208 बटे 1600 गुणे 100। यही तो होता है परसेंटेज निकालने का तरीका। यानी 8 दूनी 16, 8 से काटोगे तो ये 8 से कट रहा है, 8 से कटना तो चाहिए, 8 से काटोगे 8 इक्नम 8, 8 पंचे 40, 151 हो गया। और 151 बटे 2 कितना हो जाएगा? 75.5%, 75.5%। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो बड़ा ही सुंदर रेस का प्रश्न है, शायद इस लेवल का रेस का प्रश्न आपके एग्जाम में ना दिखे, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा या सीपीओ सीजीएल के लिए। कहा 3 रनर्स ए बी एंड सी रन अ रेस विद runner A finishing 12 meters ahead of runner B and 18 meters ahead of runner C, while runner B finishes 8 meters ahead of runner C. Each runner travels the entire distance at the constant speed. The length of the race is. कहा गया कि 3 धावक अगर A B C दौड़ते हैं तो A 12 मीटर पहले पहुंच जाता है, मतलब 12 मीटर से B को छोड़ता है, यानी A जो है 12 मीटर से B, 12 मीटर प्लस का है मार्जिन B से, और 18 मीटर का है सी से। अब कहा गया वाइल रनर बी फिनिशेस 8 मीटर्स अहेड ऑफ द रनर सी, यानी कि जो बी और सी की रेस होती तो बी 8 मीटर का क्या लेके चलता? लीड लेके चलता। किससे? सी से। तो आपसे कहा गया कि अगर कंप्लीट रेस मतलब एक ही कांस्टेंट स्पीड पे हुई हो तो लेंथ ऑफ रेस निकालनी। अच्छा मैं आपको बताऊं, अगर मैं मानूं टी मीटर की टोटल रेस होती, टी मीटर की रेस होती, और टी मीटर में अगर टी मीटर की रेस थी और ए दौड़ेगा तो टी बटे ए समय लेगा, और जितने समय में टी मतलब टी मीटर दौड़ता है ए उतने ही समय में बी जो है टी से 12 मीटर कम दौड़ता है, तभी ए जो है 20 आपको मैं बताऊं कि अगर टी मीटर रेस को ए जितने समय में दौड़ता है पूरी टी मीटर को, उससे 12 मीटर कम बी उतने समय में दौड़ता है, यानी बी कितना दौड़ा होगा? टी माइनस 12 बटे बी इतने समय में। और आपसे अगर मैं बात करूं कि सी कितना दौड़ा होगा तो आप कहेंगे सी सर टी माइनस 18 दौड़ा होगा अपनी स्पीड से उतने समय में। समय तीनों का बराबर है तभी तो रेस खत्म हुई। अगर तीनों देखो, एक चीज़ मैं बताऊं कि अगर कोई जीतता है, रेस कब जीती घोषित की जाती है? जैसे रेस स्टार्ट होती है और फिर एक समय होता है जो सबसे पहला जब पहुंच जाता है उसके बाद समझ लो वहीं रेस खत्म हो गई। मतलब पहला जितने समय में पहुंच गए उतने समय में आप जहां पहुंचे थे उतने मीटर से आप हार जाएंगे, जितना बची रहेगी रेस उतने मीटर से हार जाएंगे। तो उसी प्रकार बी 12 मीटर पीछे था और सी 18 मीटर पीछे था। दूसरे केस में दिया गया अगर उसी टी मीटर को बी दौड़ता तो बी जो है वो सी से 8 मीटर की लीड लेके चलता है, यानी टी बटे बी बराबर टी माइनस 8 बटे सी। अब इसी को सॉल्व करना है। आपसे कहा गया लेंथ ऑफ द रेस निकालनी है। लेंथ ऑफ द रेस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों इक्वेशंस को भाग करना पड़ेगा। अगर इन दोनों इक्वेशंस को भाग करोगे, इसको और नीचे रेड वाले को, तो आप कहोगे टी माइनस 12 बटे टी बराबर टी माइनस 18 बटे टी माइनस 8। ये तो बच रहा है। अब आप एक काम करो, आप चाहे इसको क्या बना लो, क्वाड्रेटिक बना लो, या अगर क्वाड्रेटिक नहीं बनाना तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ वो फॉलो कर लेना एग्जाम में। यानी आपको फॉलो क्या करना है, बस थोड़ा सा अपनाएंगे ट्रिक। हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को भाग दिया, हमें जो मिला वो मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। देखो अंतर ले लो इन दोनों का, तो अंतर कितना आ रहा है 12, इधर अंतर कितना आ रहा है 10। 12 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। इधर 5 से गुणा कर दो इसके अंश में, इधर 6 से गुणा कर दो, दोनों के अंश के बराबर कर दो, यानी हो गया 5t माइनस 6t इज इक्वल टू, इधर 6 से गुणा करोगे 6t माइनस 108, यानी आपका हो गया t बराबर 108 माइनस 60 यानी 48। और t हमने माना क्या था, जितने मीटर की रेस थी, यानी 48 मीटर की रेस थी। समझ आ गया? आपको मैं अगर कहूँ कि आप किसी से 12 मीटर से जीतते हो, इसका मतलब अगर 100 मीटर की रेस होती तो आप 100 मीटर दौड़े जितने समय में, उतने समय में जिससे आपने 12 मीटर से जीता है वो 100 माइनस 12 यानी 88 मीटर दौड़ा। यही कॉन्सेप्ट लगना है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। कहा गया 4 walls and the ceiling of a room of length 25 meter, width 12 meter and height 10 meter are to be painted. Painter A can paint 200 meter square in 5 days. Painter B can paint 250 meter square in 2 days. If A and B work together, they will finish the job in. कहा गया कि 4 दीवार मतलब 4 दीवारें और आपका जो छत है वो पेंट होना है। लंबाई कितनी दी गई है कमरे की? लंबाई दी गई 25 मीटर, चौड़ाई दी गई 12 मीटर और ऊंचाई दी गई 10 मीटर। ध्यान से देखिएगा,
अब आपको पेंट क्या करना है, चार दीवारें पेंट करनी है, यानी LH प्लस BH, ये एक दीवार का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये दूसरी का, ये दो से गुणा कर देंगे तो चारों दीवारें हो जाएंगी। और आप कहेंगे LB, ये छत का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी इतना पेंट करना है। अब आप निकालिए पहले एरिया जो पेंट करना है। एरिया निकालने के लिए वैल्यू रखिए, तो 2 टाइम्स ऑफ LH प्लस BH यानी कि 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B यानी 25 12 37 और गुणे H यानी कि 370, 2 टाइम्स ऑफ 370 हो गया। और प्लस LB यानी कि 25 गुणे 12 ये 300 हो गया, यानी कि 2 तियाँ 600, 740 प्लस 300 यानी 1040 मीटर स्क्वायर पेंट करना है। अब आपको दिया गया कि A जो है 200 मीटर स्क्वायर 5 दिन में पेंट करता है, यानी A 40 पर डे पेंट करता है, और B जो है 250 मीटर स्क्वायर 2 दिन में पेंट करता है, यानी एक दिन में 125 पेंट करता है। यानी A और B मिलके अगर पेंट करेंगे तो आपको पता है 165 एक दिन में पेंट करेंगे। टोटल पेंट करना है 1040, A और B कर रहे हैं 165, यानी डेज टेकन हो जाएगा 1040 बटे 165। 5 से काट दीजिए, 5 तिया 35, 5 तिया 15, और 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 208, यानी आपका हो गया 11 से काटिए 11 तिया 33, 11 एक नम 11 और 9 98, 11 9 99 लगभग, या आप 11 से ना काटिए, देखिए 33 अगर 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, यानी 208 बटे 33 आपका आ रहा है। 208 बटे 33 आपका दिन लगने वाला है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में 208 बटे 33 कहीं दिख रहा है, यानी 208 बटे 33 अगर आपको कहीं दिखे तो आप कहेंगे यहाँ 208 बटे 33, तो 33 छक्के 198, और ये कितना हो गया 10 बचेगा, 6 सही 10 बटे 33 आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, कहा गया द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर इन द रेशियो ऑफ 5:3, यानी लेंथ को अगर 5x लें तो विड्थ को आपको 3x लेना पड़ेगा। कहा गया द ऑनर स्पेंड 6000 फॉर सराउंडिंग इट फ्रॉम ऑल साइड। अगर ऑल साइड से इसको सराउंड करना है तो 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B इतना सराउंड करना पड़ेगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ 8x यानी 16x सराउंड करना है। और आपसे कहा गया कि खर्चा कितना आता है 7.5 रुपये का, यानी 16x, आपको पता है कि 7.5 रुपये के हिसाब से 16x को पेंट करने का खर्च 16x इंटू 15/2 इतना आएगा, और ये बराबर आपको दिया गया है 6000, यानी 2 से कटेगा ये 8, 15 8 120 कटेगा 50, यानी x बराबर हो गया 50। अब x बराबर अगर 50 हो गया तो आपसे कहा गया डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड विड्थ, लेंथ और विड्थ के बीच का अंतर 5x माइनस 3x 2x, x बराबर 50 तो 2x बराबर 100, बात खत्म। कहा गया ए कोन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय ड्राइंग ए प्लेन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स एक्सिस, देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द 2 पार्ट्स ऑफ द कोन। ध्यान से देखिएगा, एक कोन है यानी एक शंकु है जिसको डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट में। ये कोन है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया इसके एक्सिस से मध्य बिंदु से। अब देखो अगर इसको 2D में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो एक ट्राइंगल दिखेगा। आपको पता है अगर इसको मिड पॉइंट से मिलाया गया तो आपको पता है ये पैरेलल इसके हो जाएगा। और फिर अगर मैं बात करूँ कि इसका अनुपात क्या होगा तो आप कहेंगे मेरे भाई कि इसके ये दोनों ट्राइंगल्स यानी ब्लैक वाला और ये कम्प्लीटली रेड वाला, ये दोनों हो जाएंगे समरूप, यानी कि अगर इसकी हाइट h तो इसकी हाइट 2h हो जाएगी क्योंकि ये मिड पॉइंट है। सिमिलरली अगर इसकी रेडियस की बात करें, अगर ये r है तो ये हो जाएगा 2r। यानी अगर मैं बात करूं कि बड़े वाले का क्षेत्रफल अगर 8 है तो छोटे वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1, यानी बड़े वाले शंकु का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, शंकु का आयतन की बात करें, देखो इसकी रेडियस 2r ऊंचाई 2h, तो 1/3 पाई r स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर इंटू h यानी 2h, यानी इसका एरिया वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 8 पाई r स्क्वायर h। और सिमिलरली अगर ऊपर वाले का निकालेंगे तो 1/3 पाई r स्क्वायर h आएगा, अगर अंतर लेंगे तो 1/3 इंटू 7 पाई r स्क्वायर h आएगा। अब आपसे कहा गया कि सर आपको ऊपर और नीचे वाले पार्ट का वॉल्यूम का अनुपात निकालना है, यानी 1/3 पाई r स्क्वायर h और 1/3 7 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई r स्क्वायर h से 1/3 पाई r स्क्वायर h कैंसिल, 1:7 आपका अनुपात हो गया। या अगर मैं डायरेक्ट समझाता इसका वॉल्यूम 1 तो इसका वॉल्यूम पूरे का अगर 8 था तो इसका 7, तो अनुपात हो जाता है 1:7। सर ये क्वेश्चन देखेंगे, 2 रेगुलर पॉलीगॉन्स आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देयर नंबर ऑफ साइड्स इज 1:2, यानी पहले में अगर साइड है n तो दूसरे में है 2n। दो पॉलीगॉन्स हैं जिनकी नंबर ऑफ साइड्स n और 2n। कहा गया एंड रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ देयर इंटीरियर एंगल्स इज 3:4। अगर इसका इंटीरियर एंगल की बात करें तो n-4/n इंटू 360 ये हो जाएगा, और इसके लिए बात करें तो 2n-4/2n इंटू 360 ये हो जाएगा, क्योंकि साइड नंबर ऑफ साइड्स -4 नंबर ऑफ साइड्स इंटू 360 होता है इंटीरियर एंगल, और ये अनुपात दिया गया 3:4। आप अगर ध्यान से देखें 360 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। आपको एक चीज़ और दिख रहा हो, 2n-4 से 2 से ये कटा, n-2 हो गया, यानी आपका हो गया n-4/n-2 बराबर 3/4। यानी अगर आप सॉल्व करेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 10।
n बराबर कितना हो जाएगा 10। अरे 10 में से 4 घटेगा 6, n 10 में से 2 घटेगा 8, 6 और 8 का अनुपात 3 अनुपात 4, यानी n बराबर 10 हो गया। यानी पहले में साइड 10, दूसरे में साइड 20, तो आपका अनुपात हो गया 1:2 जो दिया गया था, यानी नंबर ऑफ साइड्स हो जाएंगे 10 और 20। समझ आ गया। देखो ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है, कहा कि x + 1/x = c + 1/c देन वैल्यू ऑफ x। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखे तो आपको क्या करना है, x की जगह पे c आ रहा है, आप देखिए x की जगह पे केवल c आ रहा है, तो यानी x बराबर c अगर हम रख दें तो x की वैल्यू है। आप एक चीज़ और देख पा रहे होंगे कि अगर हम x की जगह पे 1/c रखें तो x की जगह पे अगर 1/c रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/c + 1/1/c, c ऊपर चला जाएगा यानी 1/c + c, और ये भी इसको लिख सकते हैं c + 1/c, यानी x की जगह पे चाहे c रखें चाहे 1/c रखें बात बराबर है, यानी x की दो वैल्यूज हो सकती हैं c और 1/c, बात खत्म। कहा गया इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ए बी सी जी इज द सेंट्रॉइड, यानी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जी इसका सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड क्या होता है, ए बी सी, सेंट्रॉइड क्या होता है, इसके मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। आपसे कहा गया इसकी जो साइड है वो 6 है। अगर मैं बताऊं कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसकी मीडियन AD की लंबाई आपसे पूछा जाए तो AD की लंबाई कितनी हो जाएगी, √3/2 इंटू साइड, यही होती है √3/2 इंटू साइड होती है AD की लंबाई, यानी √3/2 इंटू साइड 6, यानी कि 3√3 सेंटीमीटर हो गई क्या AD की लंबाई। अब आपसे पूछा गया AG, अगर AG पूछा जाए तो आपको पता है AG अगर 2 अनुपात होगा तो GD 1 अनुपात हो जाएगा, यानी AG की लंबाई हो जाएगी यहाँ से 2/2 हिस्सा आउट ऑफ 3 ऑफ 3√3, तो ये कट गया यानी 2√3 आपका आंसर हो गया। समझ आ गया। कहा गया इफ द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या होता है, समलंब चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर, दो भुजाएं समांतर असमांतर कुछ भी हो सकती हैं। तो इफ द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 8 and 4, यानी कि एक ट्रेपेजियम दिया गया है, मैं ट्रेपेजियम बनाए दे रहा हूँ, एक साइड इसकी 4 है एक 8, किसमें से, जो समांतर है। क्योंकि यम एंड एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द ट्रेपेजियम, यानी एम एन जो है वो मिड पॉइंट्स हैं, यानी एम ये है एन ये है। तो आपसे पूछा गया एम एन की लेंथ। आपको मैं बता दूं मेरे भाई कि एम एन अगर मिड पॉइंट हो किसका, डायगोनल्स का, तो एम एन बराबर होता है, यानी एम से एन को मिलाने वाली रेखा की लंबाई मैं मिला दे रहा हूँ दूसरे कलर से, यानी एम एन बराबर होता है हाफ टाइम्स ऑफ दोनों पैरेलल साइड्स का डिफरेंस, यानी 8 - 4, यानी 8 - 4, 8 में से 4 घटेगा कितना होगा 2, 8 में से 4 घटेगा 4, 4 का आधा 2, यानी एम एन की लंबाई हो जाएगी 2। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके एम और एन डायगोनल्स के मिड पॉइंट हैं, एम और एन क्या है, डायगोनल्स के मिड पॉइंट है, तो आपको अगर एम एन की बात करी जाए कि एम एन की लेंथ कितनी होगी, तो पैरेलल साइड्स का अंतर लेंगे, 8 और 4 का अंतर 4, और उसका आधा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कहा गया एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल, यानी कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये देखिए इस तरह से एक सर्किल में बनाया गया है और इसकी साइड है 6 सेंटीमीटर। अब मैं अगर बात करूं कि सर ऐसा है कि अगर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल एक सर्किल में है, तो आप कहेंगे वो जो सर्किल होगा तीनों वर्टिसेस से होके जा रहा होगा, और अगर तीनों वर्टिसेस से होके जा रहा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये इसका कैसा कौन सा सर्किल है, सर्कम सर्किल, यानी परवृत्त है, सर्कम सर्किल, यानी आपका ये परवृत्त है, और परवृत्त की त्रिज्या जो होती है वो कितनी होती है इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए, a/√3, जहाँ पे a क्या होता है, साइड, यानी आप कहेंगे कि परवृत्त की त्रिज्या r बराबर हो जाएगी a/√3, a की वैल्यू दी गई है यानी साइड की वैल्यू दी गई है 6, तो 6 में √3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2√3। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको समझना था कि जो वृत्त है वो वास्तव में है क्या, और अगर कोई भी वृत्त किसी त्रिभुज के ऑल 3 वर्टिसेस से पास होता है, यानी तीनों शीर्षों से पास होता है, तो वो होगा सर्कम सर्किल, यानी इफ अ सर्किल पासेस थ्रू ऑल 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल इट इज कॉल्ड सर्कम सर्किल, ठीक है। और रेडियस क्या होती है, वैल्यू ऑफ सर्कम रेडियस फॉर एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू साइड अपॉन √3, और अगर इन सर्किल की बात करी जाए तो द रेडियस ऑफ इन सर्किल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विल बी साइड अपॉन 2√3, बस। और अगर आपसे कोई पूछे द रेशियो बिटवीन सर्कम रेडियस एंड इनर रेडियस, तो आप कहेंगे √2:1 होता है, सॉरी 2:1 होता है, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया r बराबर 2√3, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा, आपको जो PDF मिला होगा उसमें हमारे फेसबुक पेज की भी लिंक होगी, अगर आपको फेसबुक से यूज़ करते हैं, आप फेसबुक से जुड़े हुए हैं, तो फेसबुक पेज इस पर क्लिक करके लाइक कर सकते हैं, नेट ऑन करना है, इस पर क्लिक करके लाइक कर दीजिएगा।
और इंस्टाग्राम पे अगर कोई क्वेश्चन भेजना है आप इस पे भेज सकते हैं i_m_rohit_त्रिपाठी पे, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF वगैरह मिलती रहती है, कोई डाउट होगा तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा। कहा गया x tan 60 प्लस cos 45 इज इक्वल टू sec 45 द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। आप सीधे सीधे x इंटू tan 60 की वैल्यू √3 प्लस cos 45 की वैल्यू 1/√2 इज इक्वल टू sec 45 की वैल्यू √2। 1/√2 को इधर भेजिए तो ये हो गया x √3 बराबर √2 माइनस 1/√2 यानी 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, अरे √2 माइनस 1/√2 तो 1/√2 हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 1/√6। अब x बराबर 1/√6 तो x स्क्वायर यानी 1/6 और प्लस 1/6 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7/6, यानी आपका आंसर कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन। ये थे 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा सब कुछ। नेक्स्ट पार्ट आपको कल भी मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, आज थोड़ा लेट हो गया, 9 बजे मिल जाएगा। PDF तो आपको हर हाल में पहले मिल जाएगा 7 बजे, ताकि आप सॉल्व कर लिया करें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स। वंदे मातरम, जय हिंद। अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना